देखी होगी। 1918 से 26 के बीच में स्पेनिश फ्लू आया था। उस दौरान बीमारी से भी मौत हुई थी और बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से हुई थी। व्यापक पलायन, उस समय अकाल और बीमारी ने करोड़ों लोगों को निगल दिया था। कोरोना पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से इस देश में है, लेकिन एक कल्याणकारी सरकार हर व्यक्ति का ध्यान रखेगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था देश के अंदर एक पहली बार हुआ है और राज्य के अंदर सफलतापूर्वक इसे लागू करते हुए अगर देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो उसमें से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिन्हें हम ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं बिना भेदभाव के। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले, मुझे याद है जनवरी 2017 में और दिसंबर 2016 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में भूख से मौतें हुई थी और मुझे वहां का दौरा करने का अवसर प्राप्त था। उस समय मुझे वहां जाना पड़ा था। अभी मैं एक दिन पिछले सप्ताह ही एक आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थियों के साथ संवाद बना रहा था, वर्चुअली संवाद था। तो कुशीनगर की एक उस महिला को आवास मिला था, मुसहर जाति की वो महिला थी। तो मैंने जब उससे संवाद बनाया तो मुझे तत्काल पहचान गई। उसने कहा कि आप तो हमारे यहां आए थे। मैंने कहा कब? तो उसने कहा कि उस समय जब हमारे यहाँ पे हमारे मुसहर बस्ती में मौत हुई थी तो आप 2017 के पहले उस समय तो आप उस समय आए थे ना, आपने हमें राशन कार्ड दिलवाया था। मैं सांसद था उस समय, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं उस समय उस आंदोलन के साथ जुड़ा था। तो मैंने उन लोगों के लिए उस समय वहां राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम चलाया था और वहां जब मेरे संसदीय क्षेत्र के बाहर का था, लेकिन चूंकि भूख से मौतें हो रही थी, सरकार उस समय संवेदनहीन थी, नहीं सुन रही थी, तो मुझे वहां स्वयं जाना पड़ा था। लेकिन इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा भूख से मौत का एक भी उदाहरण आपके सामने नहीं देखने को मिला होगा। ये किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भाइयों बहनों, बाकी संवाद तो मैं अभी माननीय शशि शेखर जी के साथ यहां पर परस्पर वार्तालाप के दौरान आगे बढ़ेगा ही, लेकिन मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहता हूं कि मुझे 2017 में जब यहां पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा तो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वहां के राजदूतावासों के साथ संवाद बनाने या उनके विजिट होते थे, बातचीत होती थी, तो हमें राज्य के बारे में बताना होता था। तो हमें कभी कभी मुझे संकोच होता था ये बोलने के लिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी हमारे राज्य में निवास करती है, और लोग चौंकते थे जब मैं बोलता था कि हमारे प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। लोग चौंकते थे, 24 करोड़। और जब इकोनॉमी की बात आती, अर्थव्यवस्था की बात आती थी, तो मुझे कहना पड़ता था हम देश की छठी अर्थव्यवस्था है। यानी ये स्वयं अंदाजा क्या किस बात को बताता था कि हम पीछे हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सरकार ने जो प्रयास किए हैं, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 4.5 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग जब निवेश के लिए जाते थे, उद्योगपतियों से बातचीत करने के लिए, लोगों से संवाद बनाते थे कि आप आइए हमारे प्रदेश में निवेश करिए, तो 2017 के पहले तक लोग कहते थे कि आपके यहाँ व्यवसाय की सुगमता की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, क्या है, कैसे कोई करेगा, क्या आपके पास यहाँ माहौल है, क्या हमारी रैंकिंग क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग 14वें 15वें स्थान पर थी। इन 4.5 वर्षों के अंदर जो माहौल बना है उसका परिणाम, और जो प्रयास किए गए हैं, जो रिफॉर्म हुए हैं, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है पूरे देश के अंदर।
प्रदेश ने इस दौरान यहां पर निवेश के बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज हर फील्ड में यहां पे काम हो रहा है। हर निवेशक, दुनिया का और देश का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपनी पूंजी को सुरक्षित महसूस करता है। ये जो माहौल प्रदेश के अंदर देने का प्रयास हुआ है, इसके पीछे कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, उन चुनौतियों के सामने जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, यही उत्तर प्रदेश है। एवरेज तीसरे दिन एक दंगा होता था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, आज एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर लागू होता है। कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में करने के साथ ही प्रदेश विभिन्न प्रकार की उन आपदाओं से जूझने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर विकास की कोई बात नहीं करता था। लोक कल्याण की बात तो परिवार तक सीमित थी। एक परिवार, सब कुछ था। बिजली थी ही नहीं, सड़कों में गड्ढे थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना रहा है। यही उत्तर प्रदेश है, वही मशीनरी है, वही तंत्र है। वर्तमान में हमारे 3 एक्सप्रेसवे पे तो कार्य चल रहा है। चौथे पे बहुत शीघ्र जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक, और उसे हम वाराणसी तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमारा प्रयास होगा सितंबर या अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसको हम राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 70% से अधिक कार्य हो चुका है। हमारा प्रयास है कि 15 दिसंबर तक हम इसे राष्ट्र को समर्पित कर दें। ये बुंदेलखंड की इकोनॉमी का बैकबोन बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर हम इसी पर स्थापित कर रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे वे अलग से बन रहा है। ये सभी बनाने के साथ ही प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, पहले होता क्या था, लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जहां से 4 लेन प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश आ गया है। हम इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ये दे रहे हैं। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो मेट्रो की सेवा वहां पे प्रारंभ हो चुकी है। कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा हम लोग 30 नवंबर तक हम मेट्रो वहां प्रारंभ कर लेंगे। तीर्थ स्थलों के विकास के बारे में, काशी हो, अयोध्या है, मथुरा है, विंध्यवासिनी धाम है, नेमिष तीर्थ है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, इन सभी को उसकी पौराणिक पहचान को बनाए रखते हुए, आधुनिकता देते हुए, भौतिक विकास के मामले में भी उसे आगे बढ़ा करके पर्यटन की उन सुविधाओं के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम निरंतर तेजी के साथ हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। ये निरंतर बढ़ रहा है। हमारे लिए श्रद्धा का सम्मान भी है, आस्था का सम्मान भी है। इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं भी हैं, और उन क्षेत्रों के विकास के माध्यम से स्वयं को गौरवान्वित होने का क्षण भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हम इनके माध्यम से इस विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके तेजी के साथ इस फील्ड में उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। टूरिज्म में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, तीसरे चौथे स्थान पर था, आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। सर्वाधिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आता है आज के दिन, देशी भी विदेशी भी।
हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास और लोक कल्याणकारी योजनाओं को, ईज ऑफ लिविंग को भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। ईज ऑफ लिविंग में आवास की सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार को शौचालय की सुविधा, विद्युत की निःशुल्क कनेक्शन देने, निःशुल्क कनेक्शन तब देते जब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद तब उतने कनेक्शन दिए गए। 1,38,00,000 परिवारों को विद्युत के कनेक्शन भी दिए गए। राशन कार्ड की सुविधा है, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा है। ये सभी चीजें उन सभी परिवारों को देने के प्रयास निरंतर हुए हैं। और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता को भी आसान बनाने के वे सभी प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी, उसको ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास जो हुए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज एक नए स्वरूप में, नए भारत का नए उत्तर प्रदेश के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से हिंदुस्तान परिवार को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर इस संवाद के माध्यम से मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं शशि शेखर जी के प्रति, उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार ताली और हो जाए हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। और यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूंगी और शशि शेखर जी से अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि हमारी जो जनता के सवाल हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखें, ताकि आप सभी के सवालों के जवाब भी आज आपको मिल सके। आइए आज के समारोह के जो सवाल जवाब का